हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आईबीपीएस और आरबीपीओ क्लर्क के बेस्ट 101 क्वेश्चंस पर, यानी एमसीक्यूज पर। तो कंप्यूटर अवेयरनेस सेशन जो कि आपका काफ़ी स्कोरिंग रहने वाला है, तो यहाँ पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग फुल आउट ऑफ फुल स्कोर लेकर आएँ। और इसी स्कोर को बनाने के लिए ये आज आपके सामने थर्ड मैराथन होने जा रही है। बिल्कुल, अगर आपने कोई भी मैराथन मिस की हो, फर्स्ट मैराथन में हमने 100 क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया था। सेकंड जो हमारी मैराथन हुई थी, वहां पर हम लोग ने 121 क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया था। और आज के सेशन में हम लोग फिर से एक बार 101 क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि आप कितने अच्छे तरीके से एग्जाम को लेकर प्रिपेयर हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आंसर करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन पे। तो बेस्ट ऑफ लक आज के सेशन के लिए। क्वेश्चंस को पढ़िए, आंसर करिए। गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, यहां गलती आप कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में वो गलती नहीं होनी चाहिए, ये वादा आपको बिल्कुल हमसे करना होगा। तो चलिए गाइस देखते हैं। साथ ही साथ अगर आप कंप्यूटर सेक्शन में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि पेपर का लेवल अगर कितना भी टफ हो और हम फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर पाएं, तो उसके लिए आपके लिए ड्रीम बैच है कंप्यूटर अवेयरनेस का, जहां पर आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड की जा रही है अलोंग विद दी कंप्यूटर कैप्सूल। तो ये एक ऐसा बैच है जिसको ज्वाइन करने के बाद एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा और आपको लगेगा कि एग्जाम में अब कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो उसका आंसर हम बहुत ही खूबसूरती के साथ में कर पाएंगे और अपने फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स को सिक्योर कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, बैंकिंग के एग्जाम में या कोई भी कंपिटेटिव लेवल एग्जाम की बात करें तो एक एक नंबर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और अगर आप यही नंबर मेंटेन करने में अगर आप कामयाब हो गए तो आपका कोई भी सेक्शन अगर वीक जाता है, जैसे अगर मैथ्स आपका प्रॉपर नहीं हो पाए या रीजनिंग में आप बेटर स्कोर ना कर पाए या फिर जीए आप अप टू दी मार्क नहीं कर पाए, तो कंप्यूटर सेक्शन आपको वहां पर एक एज प्रोवाइड करेगा जिसकी मदद से आपका सिलेक्शन इंश्योर हो जाएगा। तो उसको लेकर ये एक कंप्लीट बैच है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर कोई भी डाउट है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं 101 क्वेश्चंस पर एक नज़र। हैव अ लुक गाइस। ये रहा पहला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे से आपको क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए, जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि क्वेश्चन को पढ़ें, आंसर सोचें, फिर आंसर को ढूंढें और फिर टिक लगाएं। लेकिन अगर क्वेश्चन पढ़ने में आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा तो ऑप्शंस में एक बार जाना बेटर होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी कंसिस्ट ऑफ। कह रहा है कंप्यूटर में बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, लेकिन जो इसकी इंटरनल मेमोरी होती है कंप्यूटर की, उसमें क्या क्या होता है बताइए। कैश मेमोरी, रजिस्टर, बिल्कुल सही बात है। इंटरनल मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी की बात करें तो उसमें कैश मेमोरी भी काउंट होती है, रजिस्टर भी होती है। आगे देख लेते हैं, सीपीयू रजिस्टर, मेन मेमोरी या कैशे मेमोरी। तो देखिए, ये तो ऊपर वाले से भी बेटर आंसर हुआ, क्योंकि सीपीयू रजिस्टर या रजिस्टर बोलें, मेन मेमोरी यानी रैम और रोम बोलें, या फिर कैश मेमोरी कहें, तो इसका मतलब ये भी आंसर आपका क्या है, वैलिड है। थर्ड पर देख लेते हैं, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी बिल्कुल नहीं। इंटरनल मेमोरी में सेकेंडरी मेमोरी आपकी बिल्कुल नहीं आती है, तो थर्ड गलत हो जाएगा। फोर्थ में कहा जा रहा है वर्चुअल मेमोरी और कैश मेमोरी। देखिए, वर्चुअल मेमोरी भी आपकी इंटरनल मेमोरी का पार्ट नहीं होती, तो ये भी आंसर आपका गलत होगा। ये भी ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड आपका वैलिड है, क्योंकि सेकंड में ज़्यादा ऑप्शंस गिवन है, यहाँ पर मेन मेमोरी का ऑप्शन भी है। और सेकंड ऑप्शन में अगर आप देख पा रहे हो तो फर्स्ट ऑप्शन ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, तो इसका मतलब हम सेकंड ऑप्शन के साथ यहाँ पर जाएंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो इस कॉमन सेंस के साथ में आपको आंसर्स करने हैं, तो बिल्कुल आपके सारे आंसर क्या होंगे, वैलिड होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। इंडिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, नाम बताइए। परम शिवाय, परम पद्मा, परम सिद्धि एआई, परम युवा या नन ऑफ दीज। तो इंडिया के जितने भी सुपर कंप्यूटर की सीरीज हैं उसमें परम तो है, ये तो बात डैम श्योर है, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा।
लेकिन सबसे फास्टेस्ट कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा परम सिद्धि एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है और ये बनाया गया बेसिकली फॉर वेदर फोरकास्टिंग पर्पस, फॉर जजमेंट ऑफ द फ्यूचर में क्या होने वाला है और क्या पॉसिबिलिटीज हैं, इसको देखते हुए यहाँ पर जो सुपर कंप्यूटर डिजाइन किया गया वो है आपका परम सिद्धि एआई। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इंडिया का तो आपने फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर देख लिया, समझ लिया। अब आप बताइए वर्ल्ड्स का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुजाकू, क्रेवन, मिहिर, प्रत्युष या नन ऑफ दीज? तो देखिए, जब हम वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो इसमें नाम आता है आपका फुजाकू का। फ्यूजित्सु कंपनी के द्वारा बनाया गया जापान का सुपर कंप्यूटर है, दैट इज फुजाकू। तो यानी यहां पर आपका आंसर बनेगा फर्स्ट वन, फुजाकू किस कंपनी का? फ्यूजित्सु कंपनी का। तो कई बार इस सुपर कंप्यूटर को फ्यूजित्सु फुजाकू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 गाइस। स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है इसे किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज, आरपीएम, फ्लॉप्स, क्लॉक स्पीड या एमबीपीएस? बताइएगा। तो देखिए, सुपर कंप्यूटर एक सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है और जिस कंट्री के पास जितने ज़्यादा सुपर कंप्यूटर होते हैं और जितना पावरफुल होता है उसका आईटी या उसका जो बैकग्राउंड होता है वो उतना ही सॉलिड माना जाता है कंप्यूटर फील्ड में। गेटिंग द पॉइंट? तो इसलिए हर एक कंट्री चाहती है कि उसके पास जो सुपर कंप्यूटर हो वो सबसे पावरफुल वाला ही हो। तो यहां पर बात हो रही है हर्ट्ज की। हर्ट्ज तो हो नहीं सकता क्योंकि हर्ट्ज होती है आपके प्रोसेसर की स्पीड। आरपीएम ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि आरपीएम किसकी यूनिट है? हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क की स्पीड को किस में नापा जाता है? आरपीएम में, रेवोल्यूशंस पर मिनट में। फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, बिल्कुल सही, यही है आपकी स्पीड ऑफ द सुपर कंप्यूटर, दैट इज फ्लॉप्स, और इसकी फुल फॉर्म बनेगी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। फिर है आपकी क्लॉक स्पीड, तो ये भी आपकी प्रोसेसर की ही स्पीड होती है। हर्ज में भी मेजर कर सकते हैं, क्लॉक स्पीड में भी मेजर कर सकते हैं, तो ये भी आपका आंसर गलत होगा। एमबीपीएस की बात करें तो जो आपकी इंटरनेट की स्पीड होती है उसे हम एमबीपीएस में मेजर करते हैं, मेगा बिट पर सेकेंड में मेजर करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द साइज ऑफ अ सेक्टर ऑन अ हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क जो होती है वो ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड होती है। अब यहां पर क्वेश्चन किया जा रहा है जो सेक्टर का साइज होता है हार्ड डिस्क में वो कितना होता है? 512K, 1K, 512 बाइट्स, 4K या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर यहां पर बनने वाला है 512 बाइट, यानी 512 बाइट्स का होता है आपका सेक्टर। तो याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ड डिस्क में जो सेक्टर है उसका साइज कितना है, तो आंसर है 512 बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर्स। हार्ड डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करना क्या कहलाता है? अरेंजमेंट, पार्टीशनिंग, फॉर्मेटिंग, सेक्टर या फ्रेम्स? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और इसका आंसर बनेगा फॉर्मेटिंग। यानी किसी भी हार्ड डिस्क को जब हम ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं तो ये क्या कहलाता है गाइज? फॉर्मेटिंग कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, among these which is the type of a CD? कह रहा है दिए गए ऑप्शन में से CD का टाइप कौन सा है? पहला है CDR, दूसरा है CD ROM, CD WORM, CDRW या ऑल ऑफ दीज? बताइए। तो CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क और ये ऑप्टिकल डिस्क का टाइप है। अगर हम CD की बात करते हैं या DVD की बात करते हैं तो ये सब आपके क्या हैं? ऑप्टिकल डिस्क हैं। CDR यानी CD रिकॉर्डेबल, CD ROM, CD रीड ओनली मेमोरी, CD वॉर्म, CD राइट वंस रीड मैनी, CD RW यानी CD रीराइटेबल। ये सभी आपके CD के टाइप्स हैं, तो आंसर बनेगा फिफ्थ वन, ऑल ऑफ दीज। अब इनके बारे में भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, CDR का मतलब होता है CD रिकॉर्डेबल, यानी एक ऐसी ब्लैंक CD जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है उसे हम बोलते हैं CDR, जिसकी फुल फॉर्म है CD रिकॉर्डेबल। CD रोम यानी CD रीड ओनली मेमोरी, एक ऐसी कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, वो CD रोम है। CD वॉर्म का मतलब
एक बार लिख पाएं और कई बार रीड कर पाएं। CD वॉर्म, राइट वंस, रीड मैनी। और CD रीराइटेबल यानी जिस पर कई बार लिखा जा सके, वो है आपकी CDRW। समझ में आ गया? तो ये सभी आपके CD के क्या हैं, टाइप्स हैं। नेक्स्ट देखिए, विच प्रोसेस इज यूज टू रिकॉर्ड डेटा ऑन टू एन कॉम्पैक्ट डिस्क। कह रहा है जब आप CD पर डेटा को लिखते हैं, राइट करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? विच प्रोसेस इज यूज टू रिकॉर्ड डेटा ऑन द कॉम्पैक्ट डिस्क और ऑन टू एन कॉम्पैक्ट डिस्क? बताइए। रीडिंग, एक्सेप्टिंग, एक्सेसिंग, बर्निंग या राइटिंग? तो कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD में डेटा को लिखना कहलाता है बर्निंग। हम बर्न करते हैं डेटा को और तभी हमारा CD में डेटा क्या हो सकता है, लिखा जा सकता है, राइट किया जा सकता है। तो आंसर होगा फोर्थ वन, दैट इज बर्निंग। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑडियो और वीडियो कंटेंट फ्रॉम अ कॉम्पैक्ट डिस्क। अब यहां पर कह रहा है CD से डेटा को निकालना। पहले हमने CD में डेटा को क्या किया, इंसर्ट किया, राइट किया। अब हम CD से डेटा को क्या कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं या निकाल रहे हैं। तो प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डेटा, ऑडियो और वीडियो कंटेंट फ्रॉम अ कॉम्पैक्ट डिस्क इज कॉल्ड। अब कॉपी करने को क्या कहा जाता है, यानी एक्सेस करने को डेटा अगर CD से कर रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे? बर्निंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, क्लिपबोर्ड या फिर रिपिंग? तो इस केस में आंसर आपका हो जाएगा रिपिंग, RIPPING। रिपिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आप जानते हैं कि जितने भी एप्लीकेशंस हैं एंड्रॉयड की, उसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से बनाया जाता है। और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, ये आपको बताना है। PHP, C#, HTML, जावा या फिर ऑल ऑफ दीज? क्या लगता है इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? एब्सोल्युटली यहां पर करेक्ट आंसर होगा जावा। जितनी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हैं वो सब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर ही ज्यादातर देखी जाती हैं। नेक्स्ट, सिलेक्ट द नेम ऑफ जनरेशन इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम वर बिल्ट। कह रहा है किस जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया। जैसे आप जानते हैं कि कंप्यूटर में जो जनरेशन्स हैं वो 5 जनरेशन्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आपको बताना है इन 5 जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस जनरेशन में काउंट होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ? करेक्ट आंसर यहां पर होगा थर्ड जनरेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम का जब भी नाम आएगा तो आंसर क्या होगा, थर्ड जनरेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेम द फाउंडर ऑफ फॉरट्रैन लैंग्वेज। फॉरट्रैन लैंग्वेज के जो फाउंडर हैं उनका नाम आपको बताना है। फॉरट्रैन का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये पहली हाई लेवल लैंग्वेज है और आपको इसके फाउंडर का नाम बताना है और ऑप्शन दिए हुए हैं चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिच्ची, बजारने स्ट्रॉस्ट्रप, कैन थॉमसन या जॉन बैकस। करेक्ट आंसर है जॉन बैकस। द फिफ्थ वन इज नोन एज द फाउंडर और पापा ऑफ फॉरट्रैन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाइलर कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू। देखिए कंपाइलर का काम क्या होता है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा होता है इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, या फिर आप कह सकते हैं इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो मशीन कोड कहें या ऑब्जेक्ट कोड कहें, बात एक ही है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये काम होता है आपके कंपाइलर का। मींस तो आंसर यहां पर क्या होगा, सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। फर्स्ट वन इज द वैलिड वन। लेकिन यहां पर याद रखिएगा कि अगर ऑप्शन में ऑब्जेक्ट कोड की जगह अगर मशीन कोड दिया हुआ है तो भी आपका आंसर क्या होगा, वैलिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रांसलेटर प्रोग्राम कन्वर्ट्स दी होल प्रोग्राम एट वंस। कह रहा है ऐसा कौन सा ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है, ऑल एट वंस कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर, असेंबलर, कंपाइलर, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? तो बिल्कुल सही यहां पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, कंपाइलर होगा। क्यों? क्योंकि कंपाइलर पूरे ही प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। तो याद रखिएगा अगर ऑल एट वंस की बात हो रही हो तो आंसर कंपाइलर होगा, लाइन बाय लाइन की बात हो रही हो तो आंसर इंटरप्रेटर होगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाइलर इंडिकेट डैश एरर। कह रहा है कंपाइलर एक तरीके की एरर को बताता है और वो एरर कौन सी है उसका नाम बताइए। सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज?
तो कंपाइलर जिस एरर को इंडिकेट करता है वो एरर आपकी होती है सिंटैक्स एरर। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट वन इज दी वैलिड वन। ये क्वेश्चन दूसरे तरफ से भी एग्जाम में पूछते हैं कि सिंटैक्स एरर को शो करने का काम किसका होता है, तो आंसर इस केस में क्या हो जाएगा, कंपाइलर। इसलिए अगर कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप पढ़ेंगे तो आप हर एक क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, एक तो जो आंसर से क्वेश्चन बनता है और एक जो क्वेश्चन आपका है ही। नेक्स्ट देखिए, इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफन अप्लाइड टू रिपेयर फेल्ड प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑन अ मशीन और अ सिस्टम इज कॉल्ड। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, ऑफन अप्लाइड टू रिपेयर फेल प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट जो बिल्कुल फेल हो चुके हैं उनको रिपेयर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ऑन अ मशीन और अ सिस्टम, तो इसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में इसका यूज किया जाता है, कई बार एआई के टर्म्स में भी इसका यूज करते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टेस्टिंग, ट्रबल शूटिंग, डिबगिंग, करेक्टिंग या रेक्टिफाइंग, बिल्कुल दिस इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। देखिए अगर कभी भी एग्जाम में बात हो रही हो किसकी, डेड प्रोडक्ट्स को रिकवर करने की या फिर डेड सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को रिपेयर करने की, तो इस केस में आंसर होता है ट्रबल शूटिंग। यानी आखिरकार प्रॉब्लम है कहां पर, इसको आइडेंटिफाई करना, दैट इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। और इसके लिए आजकल कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स भी बने हुए हैं जो ट्रबल शूटिंग में क्या करते हैं, मदद करते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फाइल नेम इन डॉस। कह रहा है डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस डॉस की बात हो रही है। तो कह रहा है यहां पर जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फाइल होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, उसका नेम की लेंथ कितनी हो सकती है, 4 कैरेक्टर्स, 5, 8, 12 या नन ऑफ दीज। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, बैंक को बहुत पसंद है, क्लर्क में भी कई बार पूछा जा चुका है और पीओ लेवल का भी ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बनेगा 8 कैरेक्टर्स, यानी एमएस डॉस में जो फाइल का नाम है वो 8 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 8 कैरेक्टर्स। थर्ड इज द वैलिड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। कह रहा है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, तो यानी कंप्यूटर को जो हम स्टार्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को बूटिंग बोलते हैं, लेकिन जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, बूटिंग, सेफ मोड या स्कैनिंग। वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज वार्म बूटिंग। जब हम रीस्टार्ट करते हैं तो वार्म बूटिंग होती है, और जब हम कंप्यूटर को फ्रेश स्टार्ट करते हैं यानी शटडाउन करके स्टार्ट करते हैं तो वो जो बूटिंग है वो कैसी होगी, कोल्ड बूटिंग होगी। तो इस बात को जरूर याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में शटडाउन दिया हुआ है तो आंसर कोल्ड बूटिंग होगी, और अगर रीस्टार्ट दिया हुआ है तो आंसर वार्म बूटिंग होगी। नेक्स्ट देखिए, विच इज अ कंपैरेटिवली स्लोअर डिवाइस। इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आता है कि इनमें से सबसे स्लोअर डिवाइस कौन सी है, या फिर कह सकते हैं सबसे स्लोएस्ट मेमोरी कौन सी है। तो फास्टेस्ट तो आपकी रजिस्टर है, फिर कैशे है, देन रैम है, ये तो आपकी फास्टेस्ट हो गई। स्लोएस्ट कौन सी है, तो आपको पिक करना है इसमें से, बताइए, रोम, रैम, फ्लैश मेमोरी, स्टैटिक रैम या नन ऑफ दीज। तो देखिए रैम रोम तो एक आपकी प्राइमरी है, और प्राइमरी मेमोरी कभी भी आपकी क्या होती है, स्लोएस्ट नहीं होती, ये हमेशा फास्टेस्ट में काउंट की जाती है। तो रैम, रोम और एस रैम ये तो फास्टेस्ट हो गई। बचा आपकी फ्लैश मेमोरी, जैसे पेन ड्राइव फ्लैश मेमोरी है, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव ये भी आपकी फ्लैश मेमोरी है। तो यानी ये तो सब आपकी फ्लैश मेमोरी हो गई, और इनकी स्पीड क्या होती है, कंपैरेटिवली स्लोअर होती है, क्योंकि ये सेकेंडरी स्टोरेज है तो इनकी स्पीड क्या होगी, स्लोअर होगी। समझ में आ गया। तो आंसर यहां पर करेक्ट है थर्ड वन, दी फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैश मेमोरी इज अ लेटर फॉर्म ऑफ। कह रहा है फ्लैश मेमोरी एक प्रकार की क्या है, पी रोम है, रोम है, ईपी रोम है, ईपी रोम है या नन ऑफ दीज है। तो फ्लैश मेमोरी किस तरीके की मेमोरी है ये आपको बताना है। तो आंसर आप लोग जानते होंगे कि फ्लैश मेमोरी जिस कॉन्सेप्ट पर काम करती है वो है ईईपी रोम, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसी कॉन्सेप्ट पर काम करती है आपकी फ्लैश मेमोरी। देखिए फ्लैश मेमोरी को कई बार, जैसे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पेन ड्राइव को और किस नाम से जाना जाता है, पेन ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज, तो आंसर होगा फ्लैश मेमोरी। या
पेन ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैश ड्राइव, ये दोनों ही वैलिड हैं। लेकिन अगर पूछें कि पेन ड्राइव किस टेक्नोलॉजी पर काम करती है, तो आंसर होगा EEPROM या फिर फ्लैश मेमोरी कह सकते हैं। अब देखिए यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो फ्लैश मेमोरी के जो फाउंडर हैं वो है मिस्टर फ्यूजियो मैसियोको। ये नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है। हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ फ्लैश मेमोरी? आंसर इज फ्यूजियो मैसियोको। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, रैम इज वोलाटाइल इन नेचर बिकॉज, कह रहा है रैम जो है वो वोलाटाइल है, मतलब टेम्परेरी है नेचर में। ऐसा क्यों? इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशंस, बात तो सही है, रैम जो है वो रीड और राइट दोनों के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये रीजन नहीं है कि रैम वोलाटाइल है। बाई विच वी कैन एक्सेस फ्रॉम एनी लोकेशन, रैम एक रैंडम एक्सेस है, यानी किसी भी लोकेशन से हम डेटा को रीड कर सकते हैं, बात तो ये वैलिड है, लेकिन रैम इस वजह से वोलाटाइल नहीं है। इट मस्ट नीड पावर सप्लाई कॉन्टिन्यूसली टू रिटेन डेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट। रैम को हर समय पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, और इसलिए जब पावर कट होती है तो रैम में रखा हुआ डेटा लॉस हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं टेम्परेरी या फिर वोलाटाइल इन नेचर। तो थर्ड आपका यहां पर बिल्कुल वैलिड आंसर बनेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, कह रहा है इनमें से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है? विंडोज 7, MS-DOS, विंडोज XP, प्रोसेस कंट्रोल या फिर ऑल ऑफ दीज? तो याद रखिएगा प्रोसेस कंट्रोल, इसे PCB के नाम से जाना जाता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, और इसी को हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में रखते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको जरूर याद रखिएगा, दैट इज प्रोसेस कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंप्लीमेंट मल्टीटास्किंग, कह रहे हैं इनमें से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग फीचर को इंप्लीमेंट नहीं करता? 98, विंडोज 98, विंडोज NT, विंडोज XP, MS-DOS या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा, बहुत ही क्लियर है, MS-DOS आपका सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग है, तो ये आपका मल्टीटास्किंग फीचर को सपोर्ट नहीं करता, जबकि विंडोज 98, NT, XP ये सब आपके मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग फीचर को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ रैम कैन बी यूज्ड एज अ कैश मेमोरी, कह रहा है किस तरीके की रैम जो है वो कैश मेमोरी के फॉर्म में इस्तेमाल की जा सकती है? SRAM, DRAM, SD-RAM, बोथ 1 and 2 या 1, 2 and 3 ऑल? तो बहुत ही क्लियर कट आंसर है, जब भी कैश मेमोरी की बात होगी और रैम के रिस्पेक्ट में बात होगी तो आंसर हमेशा आपके स्टैटिक रैम ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि स्टैटिक रैम की मदद से ही हम कैश मेमोरी को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो आंसर क्या होगा? स्टैटिक रैम। और यही ऐसी रैम है जो सबसे फास्टेस्ट भी होती है। डायनेमिक रैम आपकी वो रैम होती है जो आपके लैपटॉप में लगी होती है, लेकिन स्टैटिक रैम की मदद से हम लोग कैश मेमोरी को बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, बैच प्रोसेसिंग वॉज मेनली यूज्ड इन दिस जनरेशन, कह रहा है इस जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग का यूज किया जाता है, तो ये कौन सी जनरेशन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या नन ऑफ दीज? बताइए। तो बैच प्रोसेसिंग की बात करें तो ये है आपकी फर्स्ट जनरेशन, यानी फर्स्ट जनरेशन में जितनी भी प्रोसेसिंग होती थी वो आपकी कैसी होती थी? बैच बेस्ड होती थी। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज एन इमर्जिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस विच इंटरप्रेट्स मीन्स एंड मेथड ऑफ मेकिंग कंप्यूटर्स थिंक लाइक ह्यूमन बीइंग। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है ये इमर्जिंग ब्रांच है, यानी इसका काफी इस्तेमाल हो रहा है कंप्यूटर साइंस में। विच इंटरप्रेट्स मीन्स एंड मेथड ऑफ मेकिंग कंप्यूटर्स थिंक लाइक ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग की तरह सोचना, ये किस टेक्नोलॉजी को दर्शाता है? ब्लॉकचेन, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर यहां पर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी थर्ड वन इज द वैलिड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, कह रहे हैं इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जो प्राइमरी मेमोरी है या मेन मेमोरी है? रैम, रोम, पेन ड्राइव, सेकेंडरी मेमोरी या बोथ 1 and 2? तो अभी तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी ये दोनों एक ही होती हैं। इसे इंटरनल मेमोरी भी हम लोग बोलते हैं, दैट इज रैम एंड रोम। तो रैम और रोम आपकी किस में काउंट होती हैं गाइज? प्राइमरी मेमोरी में।
तो आंसर क्या होगा, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट देखिए, इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग कॉमा रियल टाइम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज यूज्ड। कह रहा है ऐसी कौन सी जनरेशन है जिसमें टाइम शेयरिंग का, रियल टाइम नेटवर्क्स का, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। उस जनरेशन का नाम बताइए बताइए। तो देखिए ये सब चीजें इंडिकेट करती हैं माइक्रो प्रोसेसर को। रियल टाइम का मतलब है माइक्रो प्रोसेसर, टाइम शेयरिंग ये भी माइक्रो प्रोसेसर का ही फीचर होता है। तो यानी ये सब आपके माइक्रो प्रोसेसर को इंडिकेट करती हैं। माइक्रो प्रोसेसर आता है 4th जनरेशन में, तो आंसर यहां पर क्या होगा, 4th इज द वैलिड वन। तो कभी भी आपको एग्जाम में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरीके से दिया हो और जनरेशन पूछा गया हो तो याद रखिएगा 4th इज द वैलिड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश कैन हाइड अ यूजर्स ब्राउजिंग एक्टिविटी। कह रहा है ये जो है वो यूजर की ब्राउजिंग एक्टिविटी को छुपा लेता है। यानी यूजर कुछ भी सर्च करता है इंटरनेट पर, ये इसको छुपा लेता है। तो ये क्या है, फायरवॉल है, एंटीवायरस है, इनकॉग्निटो मोड है, वीपीएन है, या ऑल ऑफ दीज है। तो बिल्कुल यहां पर इनकॉग्निटो मोड हो सकता था, क्योंकि इनकॉग्निटो मोड आपकी यूजर्स की ब्राउजिंग एक्टिविटी को छुपा लेता है। लेकिन क्या यहां पर ब्राउजर दे रहा है, बिल्कुल नहीं। और इनकॉग्निटो मोड क्या है, ये आपके गूगल क्रोम का ही पार्ट है, दैट इज अ टाइप ऑफ अ ब्राउजर। तो इसका मतलब यहां पर इनकॉग्निटो मोड नहीं होगा। अगर ब्राउजर दिया होता तो इनकॉग्निटो मोड हो जाता, लेकिन इसलिए यहां पर आंसर बनेगा वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कैन हाइड अ यूजर्स ब्राउजिंग एक्टिविटी। तो आंसर हो जाएगा 4th इज द वैलिड वन। तो ये है आपका वीपीएन। और वीपीएन में आप एक चीज याद रखिएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की एक खास बात होती है, यहां पर डेटा को एक टनल से पास किया जाता है ना। आप देख रहे हैं यहां पर एक इमेज में एक टनल दी हुई है, इससे डेटा को पास किया जा रहा है। और इस टनल में जो प्रोटोकॉल का यूज होता है वो है पीपीटीपी, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, जिसके तहत हम किसी भी डेटा को बहुत ही सुरक्षित रख सकते हैं, बहुत ही सेफ रख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, a service that allows a user to log in into another computer somewhere on the internet। क्या रहा है, a service that allow a user, एक ऐसी सर्विस जो यूजर को अलाउ करती है टू लॉग इन इनटू अनदर कंप्यूटर, दूर बैठे कंप्यूटर को भी ऑपरेट कर पाए, लॉग इन कर पाए, इस तरीके की सर्विस किसमें काउंट की जाएंगी, टेलनेट में, एफटीपी में, ईमेल में, यूजनेट में, या वीपीएन में। तो करेक्ट आंसर यहां पर होने वाला है टेलनेट। ये एक टेलनेट प्रोटोकॉल है जो रिमोट प्रोटोकॉल की कैटेगरी में आती है, और यही हमें फैसिलिटी देती है कि दूर बैठकर भी हम किसी भी सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एनी सिस्टम दैट यूजेस एचटीटीपी प्रोटोकॉल इज कॉल्ड। कह रहा है कोई भी सिस्टम जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रही है या कर रहा है, ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, www, TCP/IP, या नन ऑफ दीज। बताइए, एनी सिस्टम दैट यूजेस एचटीटीपी प्रोटोकॉल, कोई भी सिस्टम जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल का यूज करता है वो सर्वर ही होता है। तो आंसर यहां पर क्या होगा, वेब सर्वर इज द करेक्ट आंसर। जैसे आपने कई बार देखा होगा, जब भी आप कोई सर्च करते हैं तो उसके पहले एचटीटीपी लिखकर आता है, और ये बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल भी होती है। तो ये एचटीटीपी करता क्या है, ये सर्वर के पास जाता है और आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। यानी जो भी आपने गूगल से कहा होता है कि हमें ये पेज दिखाइए या facebook.com ओपन करिए, तो वो गूगल से, या आप कह सकते हैं सर्वर से, उस इंफॉर्मेशन को सर्च करके आपके सामने डिस्प्ले करता है। तो यही काम होता है एचटीटीपी का। नेक्स्ट देखिए, एन इंटरनेट सर्विस दैट अलाउ द यूजर टू मूव अ फाइल। कह रहा है इंटरनेट की उस सर्विस का नाम बताइए जो अलाउ करती है यूजर को कि वो अपनी फाइल को मूव कर पाए। मूव करने का मतलब क्या होता है, या तो आप अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं। तो इंटरनेट पर फाइल मूव करने का दो ही मतलब हो सकता है, या तो आप क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। और इस केस में जो प्रोटोकॉल यूज होती है वो कौन सी है बताइए, एफटीपी है, टेलनेट है, यूजनेट है, टाइम शेयरिंग है, या नन ऑफ दीज है। ये आपको आता है, आप बताएंगे नहीं, ये भी हो सकता है एक ऑप्शन। तो बताइए, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज एफटीपी। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम होता है अपलोडिंग करना और डाउनलोडिंग करना। तो यही आपकी इंटरनेट सर्विस कहलाती है। नेक्स्ट देखिए,
विच प्रोटोकॉल इंश्योर रिलायबल डिलीवरी, कह रहा है ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो इंश्योर करती है कि आपका डेटा रिसीवर को रिसीव होगा ही होगा, इसकी गारंटी लेती है ना, ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है? टीसीपी, यूडीपी, एचटीटीपी, आईपी, ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा यहां पर टीसीपी। टीसीपी ये इंश्योर करती है कि आपका डेटा रिसीवर को रिसीव होगा ही होगा, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और इसीलिए टीसीपी को कनेक्शन ओरिएंटेड बोलते हैं। और यूडीपी गारंटी नहीं लेती, इसलिए यूडीपी को यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इसको कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल की कैटेगरी में रखा जाता है। और आपको साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि टीसीपी और यूडीपी ये दोनों प्रोटोकॉल आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करती हैं। किस लेयर पे? ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करती हैं। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री डिप्लॉयड द फर्स्ट 5G नेटवर्क, कह रहा है कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने सबसे पहले 5G नेटवर्क को डिप्लॉय किया है? जापान, चाइना, साउथ कोरिया, यूएसए या ऑल ऑफ दीज? इंडिया भी 5G नेटवर्क पर बहुत तेजी से काम कर रही है, लेकिन साउथ कोरिया ने सबसे पहले 5G नेटवर्क को क्या किया? डिप्लॉय किया। तो आंसर यहां पर होगा थर्ड वन, साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के फाउंडर का नाम बताइए। वैसे तो ये फेसबुक का ही एक फीचर है इंस्टाग्राम, जो पिक्चर्स को अपलोड करने में मदद करता है ना, एक तरीके से आप कह सकते हैं फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। तो बताइए फाउंडर इसके कौन है? जैन कोयुम, पैवल ड्यूरोव, केविन सिस्ट्रॉम, जैक डोर्सी या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर इसका होगा केविन सिस्ट्रॉम इज नोन एज द फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डू यू प्रेस टू फोर्स अ पेज ब्रेक, कह रहा है पेज ब्रेक को, देखिए दो क्वेश्चन एग्जाम में बनते जरूर हैं, या पेज ब्रेक से बनता है या लाइन ब्रेक से बनता है। तो आपको बताना है पेज ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज होता है। तो काफी आसान है, जब भी एग्जाम में पेज ब्रेक की बात की जाएगी तो आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस एंटर होगा। और जब कभी भी लाइन ब्रेक की बात की जाएगी तो आंसर क्या होगा? शिफ्ट के साथ एंटर होगा, है ना। तो इसको याद रखिएगा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स स्टार्टेड विद यूजिंग वैक्यूम ट्यूब एज द प्राइमरी कंपोनेंट, कह रहा है ऐसी कौन सी जनरेशन है कंप्यूटर में जिसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया? तो फर्स्ट जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ, करेक्ट है? बिल्कुल नहीं, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ है, सेकेंड में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ है। और यहां पर क्या पूछ रहा है? वैक्यूम ट्यूब्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन इज द वैलिड वन। तो एक बार बहुत अच्छे से समझ लीजिए, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में आप कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर का यूज, और फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज, है ना। ये पांचों जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है उनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय डिफॉल्ट टैब स्टॉप्स मूव डैश स्पेस, कह रहा है बाय डिफॉल्ट जो टैब बटन होता है आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड में, वो कितनी स्पेस लेता है जब हम एक बार टैब बटन को प्रेस करते हैं? तो 0.01 इंच, 0.05 इंच, 0.10 इंच, 0.50 इंच या ऑल ऑफ दीज? तो 0.5 इंच ये आपकी स्पेस को लेता है। तो आंसर क्या होगा? फोर्थ इज द वैलिड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लास्ट कॉलम ऑफ एन एक्सेल 2007 वर्कशीट, कह रहा है एक्सेल 2007 की बात करें या 2013 की बात करें, 2016 की बात करें या 2019 की बात करें, ये सब आपके लेटेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इन सभी में एक ही आपका आंसर बनने वाला है और आंसर क्या होगा? XFD, ये होता है लास्ट कॉलम एक्सेल शीट का। देख लेते हैं, देखिए टोटल कितने कॉलम्स होते हैं? तो 16,384 होते हैं और इसको XFD से हम लोग डिनोट करते हैं। तो यही है आपका लास्ट कॉलम ऑफ MS एक्सेल। नेक्स्ट देखिए, इन MS पावर पॉइंट विच इज अ शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन फॉर इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड, कह रहा है पावर पॉइंट में अगर आपको नई स्लाइड को इंसर्ट करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? Ctrl+M, Ctrl+N, Ctrl+I, Ctrl+J या नन ऑफ दीज? न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ M। याद रखिएगा फर्स्ट वन इज द वैलिड वन। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड, कैंडिडेट कई बार आंसर Ctrl+N भी लगा कर आते हैं,
लेकिन वैलिड आंसर क्या होता है स्लाइड के केस में? कंट्रोल के साथ M। नेक्स्ट देखिए, आंसर भी आ चुका है। इन MS Word 2019 विच शॉर्टकट की इज यूज टू मेक टेक्स्ट ऑल कैपिटल? कह रहा है MS Word 2019 की अगर हम बात करें या जितने भी लेटेस्ट वर्जन है उनकी बात करें तो कौन सी शॉर्टकट की है जिसके थ्रू हम सभी लेटर्स को कैपिटल बना सकते हैं? तो आंसर याद रखिएगा कंट्रोल शिफ्ट और ए, इसके थ्रू हम कैपिटलाइज कर सकते हैं सभी लेटर्स को। कंट्रोल शिफ्ट ए। इन MS Word 2019 which shortcut key is used to split the document window or remove the split? कह रहा है 2019 के केस में MS Word के केस में ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जो किसी भी डॉक्यूमेंट विंडो को स्प्लिट करती है या रिमूव कर देती है उसके स्प्लिटिंग को? बताइए इस केस में करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑल्ट कंट्रोल और एस। इसका यूज करते हैं स्प्लिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पर, और पीओ लेवल पर यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि स्प्लिट करने के लिए डॉक्यूमेंट विंडो को कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा ऑल्ट कंट्रोल एस इज दी वैलिड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS Excel 2019 which shortcut key is used to insert the current date? करंट डेट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है किसमें? MS Excel के केस में। तो आंसर होगा कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन। देखिए डेट अगर दिया हो तो कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन होता है, टाइम अगर दिया हो करंट टाइम को इंसर्ट करना तो कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन होता है ना? तो इन दोनों ही केसेस को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इन MS Excel 2019 which shortcut key is used to create, run, edit और डिलीट अ मैक्रोस? तो मैक्रोस को अगर आपको क्रिएट करना है, रन करना है, डिलीट करना है तो इसके लिए एक्सेल में क्या करेंगे? मैक्रोस का काम होता है रिकॉर्डिंग करना, जो बार बार टास्क किए जा रहे हैं उनको रिकॉर्ड कर लेता है मैक्रोस और काम को काफ़ी आसान बना देता है। तो आपको बताना है कि मैक्रोस को हम क्रिएट या एडिट या रन किसकी मदद से कर सकते हैं? तो आंसर है ऑल्ट के साथ F8। क्या है इसकी शॉर्टकट की? ऑल्ट के साथ F8। नेक्स्ट देखिए, इन MS PowerPoint 2019 which shortcut key is used to delete one character to the left? अगेन अ वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। डिलीट करना इस तरीके के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो लेफ्ट से आपको वन कैरेक्टर क्या करना है? डिलीट करना है। और इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज होगा? बहुत ही क्लियर है, बैक स्पेस की मदद से आप क्या कर सकते हैं? इसको डिलीट कर सकते हैं वन कैरेक्टर टू दी लेफ्ट। तो आंसर होगा बैक स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS PowerPoint 2019 which shortcut key is used to delete one word to the left? अभी हम लोग ने बात की थी वन कैरेक्टर की लेफ्ट से, अब बात कर रहे हैं वन वर्ड की टू दी लेफ्ट से। इस केस में आपका करेक्ट आंसर बनेगा कंट्रोल के साथ बैक स्पेस। क्या बनेगा गाइस? कंट्रोल के साथ बैक स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS PowerPoint 2019 which shortcut key is used to delete one character to the right? अब राइट हैंड साइड से आपको एक कैरेक्टर डिलीट करना है। पहले हम लोग ने क्या किया था? वन कैरेक्टर टू दी लेफ्ट किया था, फिर वन वर्ड टू दी लेफ्ट किया, अब वन कैरेक्टर टू दी राइट कर रहे हैं। तो राइट के केस में हमेशा क्या होता है? डिलीट का यूज होता है। तो आंसर क्या होगा? थर्ड वन, डिलीट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, इन MS PowerPoint 2019 which shortcut key is used to delete one word to the right? अब आपको राइट हैंड साइड से वन वर्ड डिलीट करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल के साथ डिलीट। वन वर्ड टू दी राइट, कंट्रोल के साथ डिलीट, यानी फोर्थ इज दी वैलिड वन। समझ गए ये चारों केसेस? नेक्स्ट देखिए, इन MS PowerPoint 2019 which shortcut key is used to create न्यू प्रेजेंटेशन? नई प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो नई स्लाइड तो नहीं दे रहा है, नई प्रेजेंटेशन कह रहा है, और इसके लिए यूज होगा कंट्रोल के साथ एन का, यानी सेकंड आपका यहां पर वैलिड आंसर बनेगा। न्यू प्रेजेंटेशन कंट्रोल के साथ एन। इन MS PowerPoint 2019 which shortcut key is used to add a new slide? देखिए वही क्वेश्चन जिस पर अभी हम लोगों ने बात करी थी कि न्यू स्लाइड के केस में कभी भी हम बात करेंगे तो आंसर क्या होगा? कंट्रोल के साथ एम हो जाएगा। तो फर्स्ट वन इज द वैलिड आंसर। फर्स्ट कंट्रोल प्लस एम
to insert a new slide. नेक्स्ट देखिए, द रेंज ऑफ द वाईफाई इज अराउंड। कह रहा है वाईफाई मतलब वायरलेस फिडेलिटी है ना, जानते हैं आप लोग। इसकी रेंज कितनी होती है ये बताइए, 50 मीटर, 60 मीटर, 70, 80 या नन ऑफ दीज। तो अराउंड बताना है आपको। देखिए जो एग्जैक्ट रेंज होती है वाईफाई की वो होती है अराउंड 46 मीटर, लेकिन हम इसको राउंड ऑफ करके 50 बोल सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, 50 मीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू जनरेट डायनेमिक वेब पेजेस। कह रहा है इनमें से किसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते डायनेमिक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, PHP, ASP.NET, JSP, CSS या नन ऑफ दीज। देखिए डायनेमिक वेब पेजेस अगर आपको बनाने हैं, यानी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करनी है या सर्वर साइड डेवलपमेंट अगर आपको करना है, तो उसी को हम बोलते हैं एक तरीके से डायनेमिक वेब पेजेस, जहां पर डेटा आपका क्या हो, ऑटोमेटिकली अपने आप चले। जैसे कि आप लोग एग्जाम देते हैं तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि क्लॉक चलती रहती है डायनेमिकली, और ये क्लॉक क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं? आंसर है नहीं, ये सर्वर साइड से ही कंट्रोल होती है, और टाइम ओवर होने पर पेपर ऑटोमेटिकली आपका सबमिट हो जाता है। यस और नो? तो इसका मतलब कि ये सर्वर साइड प्रोग्रामिंग वहां पर यूज हो रही है। तो इसका इस्तेमाल किस किस में किया जाता है, यानी PHP का इस्तेमाल करके हम लोग डायनेमिक वेब पेज बना सकते हैं, ASP.NET का यूज करके भी डायनेमिक वेब पेजेस क्रिएट किए जा सकते हैं, JSP का यूज करके, जावा सर्वर पेजेस का यूज करके भी डायनेमिक वेब पेजेस को क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट सिर्फ लुक एंड फील के लिए यूज होती है, तो इसका डायनेमिक वेब पेजेस से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो आंसर क्या होगा, CSS इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। www को किसके द्वारा इन्वेंट किया गया बताइएगा, ये पता होना चाहिए आपको। मार्क एंडरसन, विंटन सर्फ, आर्थर सी क्लार्क, टिम बर्नर्स ली या नन ऑफ दीज। बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज टिम बर्नर्स ली is known as the inventor or founder of www World Wide Web. Next question, what is World Wide Web? World Wide Web बेसिकली क्या होता है? कंप्यूटर गेम है? बिल्कुल नहीं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? बिल्कुल नहीं। The part of the internet that enables information sharing via interconnected pages? Very true. ये इंटरनेट का एक पार्ट है जो इनेबल करता है इंफॉर्मेशन को, जिसके थ्रू हम शेयर कर सकते हैं और पेजेस को कनेक्ट कर सकते हैं। यानी सभी इंटरनेट पे जितने भी पेजेस हैं वो आप लोग देखते हैं आपस में लिंक होते हैं, है ना। तो आंसर क्या होगा, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट वाज अ कंप्यूटर वॉर्म। ये एक वॉर्म है कंप्यूटर का, राइट वंस रीड मैनी तरीके का मैलवेयर है। ऑब्जर्व्ड ऑन द इंटरनेट ऑन जुलाई 15, 2001। 2001 में इसको ऑब्जर्व किया गया 15 जुलाई को। इट अटैक कंप्यूटर्स रनिंग माइक्रोसॉफ्ट IIS वेब सर्वर, और इसने IIS वेब सर्वर पर क्या किया, अटैक किया। तो इस तरीके के मैलवेयर को क्या बोलते हैं, नाम बताइए। क्रीपर, आई लव यू, रैंसमवेयर, कोड रेड या ऑल ऑफ दीज। वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, एंड द आंसर इज कोड रेड। जब कभी भी IIS वेब सर्वर की बात होगी या माइक्रोसॉफ्ट सर्वर की बात होगी तो आंसर हमेशा क्या होगा, कोड रेड होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट्सएप ज्वाइंड फेसबुक इन। हम लोग जानते हैं कि व्हाट्सएप को खरीद लिया है किसके थ्रू, फेसबुक के थ्रू। तो अब व्हाट्सएप किसकी सर्विस हो गई है, फेसबुक की। ये कब ज्वाइन हुआ, कब खरीदा गया, आपको वो ईयर बताना है। 2010, 2009, 2013 या 2014। वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज 2014। 2014 में, 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा। ब्रैन एक्टन एंड जैन कोयुम जो कि फाउंडर हैं व्हाट्सएप के, इन्होंने व्हाट्सएप फाउंड किया था किस ईयर में, 2009 में, और 2014 में इसको सेल आउट कर दिया। नेक्स्ट देखिए, वेब सर्च इंजन स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी वेब पेजेस बाय। कह रहा है सर्च इंजन में कई सारी इंफॉर्मेशन वेब पेजेस की स्टोर होती है, और इस स्टोर करने के लिए किसकी मदद ली जाती है, वेब क्रॉलर की, वेब इंडेक्सर की, वेब ऑर्गेनाइजर की, वेब राउटर की या ऑल ऑफ दीज की। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, वेब क्रॉलर। वेब क्रॉलर को कई बार हम लोग वेब स्पाइडर भी बोलते हैं, तो आंसर वेब स्पाइडर भी हो सकता है और वेब क्रॉलर भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, शॉर्टकट टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, बताइए। ऑल्ट के साथ F4, कंट्रोल C, कंट्रोल W, कंट्रोल Q, या ऑल ऑफ दीज। तो कंट्रोल के साथ W जब हम प्रेस करते हैं तो हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब कभी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने की बात होगी तो आंसर क्या होगा, कंट्रोल के साथ W होगा। शॉर्टकट टू क्विट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस, एक्सेल, एक्सेट्रा इज कॉल्ड। यानी कौन से शॉर्टकट की मदद से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस, एक्सेल को क्या कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं। अब जब कभी भी क्विट दिया होगा तो F4 वाला आपका सही आंसर होगा, यानी ऑल्ट के साथ F4 इज द वैलिड आंसर इन केस ऑफ क्विट। यानी पूरे एप्लीकेशन को ही बंद किया जा रहा है, क्लोज नहीं किया जा रहा, क्विट किया जा रहा है। तो आंसर क्या होगा, ऑल्ट के साथ F4। याद रखिएगा दोनों ही क्वेश्चन 58 और 59 बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सिलेक्ट। ये क्वेश्चन जरूर आएगा या तो क्लर्क या तो पीओ के पेपर में। कह रहा है F8 की को अगर हम 3 बार दबाएं तो क्या होगा, वर्ड सिलेक्ट होगा, पैराग्राफ, सेंटेंस, एंटायर डॉक्यूमेंट, या ऑल ऑफ दीज। तो बिल्कुल इस केस में क्या होता है, जब आप F8 की को 3 टाइम्स प्रेस करते हैं तो सिलेक्ट हो जाता है सेंटेंस, यानी थर्ड इज द वैलिड आंसर। नेक्स्ट देखिए, टू हाइड इंफॉर्मेशन इनसाइड अ पिक्चर व्हाट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड। पिक्चर के अंदर किसी भी इंफॉर्मेशन को छुपाना किस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, रूटकिट, बिट मैपिंग, स्टेगनोग्राफी, इमेज रेंडरिंग, या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर यहां पर बनने वाला है दैट इज कॉल्ड स्टेगनोग्राफी। इमेज के अंदर अगर हम किसी भी डेटा को अगर छुपाते हैं तो इस टर्म को क्या बोलते हैं, स्टेगनोग्राफी। नेक्स्ट, व्हाट पोर्ट डज एफटीपी यूज। एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में मदद करती है। और एफटीपी जिस पोर्ट नंबर का यूज करती है वो पोर्ट नंबर कौन सा है, 21 है। बहुत ही फेमस पोर्ट नंबर है और अक्सर पूछ लिया जाता है एफटीपी किस पोर्ट नंबर पर काम करती है। तो आंसर क्या होगा, 21 याद रखिएगा। और एचटीटीपी के लिए पोर्ट नंबर 80 का यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑपरेशन यू विल परफॉर्म इफ यू नीड टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। अगर आपको किसी ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को मूव करना है तो किस एक्टिविटी को आप परफॉर्म करेंगे। देखिए, मूव करने का मतलब है कि पहली जगह से उठाएंगे और दूसरी जगह पर इसको प्लेस कर देंगे। तो पहली जगह से कट करेंगे और दूसरी जगह पर पेस्ट करेंगे। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, दैट इज सेकेंड वन, कट एंड पेस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इट इज एन इंक्रिप्शन सिस्टम यूज्ड फॉर बोथ सेंडिंग इंक्रिप्टेड ईमेल एंड इंक्रिप्टिंग द सेंसिटिव फाइल। कह रहा है ऐसे इंक्रिप्शन सिस्टम का नाम बताइए जो इंक्रिप्ट कर देती है ईमेल को। देखिए, ईमेल के मैसेजेस बहुत ही सिक्योर तरीके से फॉरवर्ड होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। और बहुत रेयर केस में ही हमारे मैसेजेस क्या हो सकते हैं, उनको कोई हैक कर सकता है। क्योंकि ईमेल के पीछे जो सिक्योरिटी लगी हुई है उसे हम बोलते हैं पीजीपी, प्रेटी गुड प्राइवेसी। याद रखिएगा, ईमेल में यूज होने वाली जो सिक्योरिटी है उसका नाम क्या है, प्रेटी गुड प्राइवेसी। पीजीपी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, वोल्टी वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया बाय विच कंपनी। तो इसका नाम तो हर किसी को पता होना चाहिए कि वोल्टी इंडिया में कौन लेकर आया। वोल्टी का मतलब है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। और आप जानते हैं कि रिलायंस जियो का ये काम है, जब उसने वोल्टी नेटवर्क लॉन्च किया तभी मार्केट में वोल्टी फोन भी आए, है ना। तो अगर बात करें इंडिया की तो वोल्टी लाने वाली जो कंपनी है वो है रिलायंस जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आईएसपी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की पहली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी कौन सी है, वीएसएनएल, आर्ची, सर्न, टेलनेट, या नन ऑफ दीज। तो दुनिया में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाली जो पहली कंपनी है दैट इज टेलीनेट, यानी फोर्थ इज द वैलिड आंसर। और अगर इंडिया की बात करें तो आंसर हो जाएगा वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसको टाटा कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज। कह रहा है इनमें से सबसे ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है, वीसी कैल्सी, लोटस 123 एक्सेल, स्टार कैल्सी, या नन ऑफ दीज। तो बहुत ही फेमस और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इसका आंसर बनेगा वीसी कैल्सी इज द
ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज। देखिए स्प्रेडशीट पैकेज होता है रोज एंड कॉलम्स वाला। वैसे माइक्रोसॉफ्ट का एमएस एक्सेल है ना, ये सबसे फेमस है, लेकिन सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? VCalc। और डॉस प्लेटफॉर्म पर जो काम करता है वो है लोटस 123। नेक्स्ट देखिए, वी लुकअप फंक्शन इज यूज्ड इन एमएस एक्सेल फॉर। कह रहा है एक्सेल में एक वी लुकअप फंक्शन होता है, और शायद अगर किसी ने एक्सेल में काम की होगी या काम किया होगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वी लुकअप का जो काम होता है वो क्या होता है? रिलेटेड रिकॉर्ड्स को फाइंड करने का काम होता है वी लुकअप का, है ना। एक तरीके से बहुत ही पावरफुल टूल होता है ये एमएस एक्सेल का। नेक्स्ट देखिए, द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग द वेब स्टैंडर्ड इज कॉल्ड। कह रहा है उस सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है क्रिएट और मेंटेन करने के लिए वेब स्टैंडर्ड्स को। तो यहां पर आंसर आपका बनेगा जितने भी वेबसाइट है इनके ऊपर जो रेगुलेटरी बॉडी है वो है W3C। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग द वेब स्टैंडर्ड्स। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C। नेक्स्ट, which of the following operating system do you choose to implement a client server network? अगर आपको क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग अरेंज करनी है तो इसके लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बेस्ट होगा? तो आपको ये अभी तक याद हो जाना चाहिए कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के लिए विंडोज 2000 का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? विंडोज 2000 का। तो आंसर होगा फोर्थ वन। नेक्स्ट देखिए, विच IEEE स्टैंडर्ड इज डेवलप्ड फॉर टोकन बस। टोकन बस में यूज होने वाला IEEE स्टैंडर्ड कौन सा है? तो 802.4 इज यूज्ड फॉर टोकन बस। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ 802.4। टोकन रिंग के लिए 802.5 है, ईथरनेट के लिए 802.3 है ना, इसको याद रखिएगा। और वाईफाई के लिए 802.11 है। पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए 802.15 है। It is a hardware and software combination that connect devices running different native protocol। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है और डिफरेंट प्रोटोकॉल की बात हो रही है। तो जब कभी भी डिफरेंट प्रोटोकॉल आ जाए तो आपको तुरंत आंसर लगा देना है क्या? गेटवे इज द करेक्ट आंसर, है ना। बस ये देखना है डिफरेंट प्रोटोकॉल, आंसर क्या होगा? गेटवे। अगर लिखा हो सेम प्रोटोकॉल तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिज। ऑप्शन में ब्रिज ना हो तो राउटर लगा दीजिएगा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी पोर्ट्स अ कंप्यूटर में हैव। कंप्यूटर के पास कितने पोर्ट्स होते हैं? 128, 256, 1024 या 65,535 या नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा 65,535। 65,535 पोर्ट्स होते हैं कंप्यूटर में। नेक्स्ट, फायरवॉल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट। फायरवॉल हमें किससे बचाता है? देखिए फायरवॉल की बात करें तो ये अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है, यानी सर्वर से कोई भी ऐसा एक्सेस ना हो पाए जो कि इलीगल हो और सर्वर को कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए क्लाइंट और सर्वर के बीच में फायरवॉल को इनेबल किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, वायरसेस आर। वायरस कैसे होते हैं? नेचुरली अकर करते हैं, मशीन मेड होते हैं, मैन मेड होते हैं, ऑल ऑफ दीज है या नन ऑफ दीज है? बताइए। तो बहुत ही क्लियर है, वायरस हो या वॉर्म हो, कुछ भी हो, ये सब हमारे मैन मेड ही होते हैं, है ना। इंसान ही इसको बनाते हैं, प्रोग्रामर होते हैं बेसिकली, लेकिन निगेटिव लाइन में निकल जाते हैं, है ना, तो वो बना देते हैं क्या? वायरस, वॉर्म जैसे सॉफ्टवेयर्स। नेक्स्ट देखिए, मैन मेड इज द करेक्ट वन। वायरस दैट स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। वो वायरस जो MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर इंपैक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? एंटीवायरस, फाइल वायरस, बूट वायरस, मैक्रो वायरस या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दैट इज कॉल्ड मैक्रो वायरस, यानी फोर्थ इज द वैलिड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉमन साइबर अटैक्स व्हिच कैन बी यूज्ड बाय हैकर टू डैमेज नेटवर्क। नेटवर्क को डैमेज करने के लिए जो साइबर अटैक किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? इस कैटेगरी में जो सबसे पॉपुलर है जो नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है वो है आपका डिनायल ऑफ सर्विस, जिसको डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस या DDoS के नाम से भी जाना जाता है। फिशिंग एंड पासवर्ड अटैक, बिल्कुल ये भी अटैक है जो नेटवर्क को डैमेज करता है, फिशिंग और पासवर्ड,
मेलवेयर और मेलवर्टाइजिंग, ये भी करेक्ट है। DDoS एंड ड्राइव बाय डाउनलोड्स, ये तो सबसे पॉपुलर है। आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी फोर्थ इज द वैलिड वन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। इनमें से कौन सा आपके ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है? डॉट, @ स्पेस, अंडरस्कोर या नन ऑफ दीज। तो देखिए, ईमेल में आप जानते होंगे कभी भी स्पेस का यूज नहीं होता, तो आंसर क्या होगा? स्पेस इज नॉट द पार्ट ऑफ ईमेल। नेक्स्ट देखिए, इट इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड टू सेंड मोर देन वन कॉल ओवर अ सिंगल लाइन। एक ही लाइन पर एक से ज्यादा कॉल भेजने की जो फिनोमिना है, इसे क्या बोलते हैं? डिजिटल ट्रांसमिशन, डिजिटाइजिंग, स्ट्रीमिंग, मल्टीप्लेक्सिंग या नन ऑफ दीज? वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लेक्सिंग। तो वेयर देयर आर n नंबर ऑफ इनपुट्स एंड वन आउटपुट, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग, यानी फोर्थ इज द वैलिड वन। तो आप देख सकते हैं यहां पर देयर आर n नंबर ऑफ इनपुट्स हैं और आउटपुट आपका एक ही निकल के आ रहा है। तो इसी फीचर को हम क्या बोलते हैं? इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट देखिए, अ डैश अलाउज यू टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर। हम अपने ईमेल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी समय 24/7। इसे क्या बोलते हैं? फॉरम, वेबमेल इंटरफेस, मैसेज बोर्ड, वेबलॉग या ऑल ऑफ दीज? वेरी गुड, एंड दिस इज कॉल्ड वेबमेल इंटरफेस। जैसे जीमेल हो गया, याहू हो गया या रेडिफ हो गया, ये सब आपके क्या है? वेबमेल इंटरफेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले ईच स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन एज अ थंबनेल एंड इज यूजफुल फॉर रीअरेंजिंग द स्लाइड्स। तो पावर पॉइंट का वो फीचर जो थंबनेल के तरीके से स्लाइड्स को शो करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्लाइड सॉर्टर, यानी फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोग्राम ईदर टॉक और म्यूजिक दैट इज मेड अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्मेट फॉर ऑटोमेटिक डाउनलोड ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड पॉडकास्ट। यानी वो प्रोग्राम जो बोलता है या म्यूजिक के फॉर्म में है ना, लेकिन जैसे हम और आप यहां पर क्या है? रियल टाइम में कनेक्ट तो हैं, आप हमें देख पा रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को हाइड कर दें तो इस फीचर को क्या बोल सकते हैं? पॉडकास्ट। तो पॉडकास्टिंग जो कि यूएसए में बहुत फेमस है ना, इंडिया में भी धीरे धीरे फेमस हो रही है पॉडकास्टिंग का ये फीचर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट मैलिशियस प्रोग्राम दैट नीड नॉट एनी होस्ट प्रोग्राम। कह रहा है ऐसा कौन सा इंडिपेंडेंट, देखिए अगर कहीं भी आपको इंडिपेंडेंट दिख जाए, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर। तो याद रखिएगा ये होता है आपका वॉर्म, राइट वंस रीड मैनी, ये है आपका इंडिपेंडेंट मैलिशियस प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैलिशियस प्रोग्राम डू नॉट रेप्लीकेट ऑटोमेटिकली। कह रहा है ऐसा कौन सा मेलवेयर है या मैलिशियस प्रोग्राम है जो ऑटोमेटिकली रेप्लीकेट नहीं करता? डू नॉट रेप्लीकेट ऑटोमेटिकली है ट्रोजन, वायरस, वॉर्म, ज़ॉम्बी या नन ऑफ दीज? वेरी गुड, और यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका ट्रोजन हॉर्स। ये आपका क्या? डू नॉट रेप्लीकेट ऑटोमेटिकली, यानी खुद रेप्लीकेट नहीं करता। नेक्स्ट देखिए, विच आईपी एड्रेस इज रिजर्व फॉर लूप बैक और लोकल होस्ट। कह रहा है ऐसा कौन सा आईपी एड्रेस है जिसे लूप बैक और लोकल होस्ट की कैटेगरी में रखा जाता है? तो आंसर क्या होगा? 127.0.0.1, यानी थर्ड वन इज कॉल्ड एज लूप बैक एड्रेस, जिसे टेस्टिंग एड्रेस के फॉर्म में भी जाना जाता है, और लूप बैक एड्रेस को लोकल होस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर क्या होगा? थर्ड वन इज दी वैलिड वन। IEEE स्टैंडर्ड फॉर वाईफाई इज, वाईफाई का जो IEEE स्टैंडर्ड होता है वो क्या होता है? तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था जब हम टोकन बस के बारे में बात कर रहे थे, तो उसका था 802.4, और वहीं पर हमने आपको बताया था कि वाईफाई का क्या होगा? 802.11 होगा। तो आंसर क्या होगा? फोर्थ इज दी वैलिड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईफाई यूजेस विच काइंड ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। वाईफाई किस तरीके की मल्टीप्लेक्सिंग टेक्नोलॉजी का यूज करती है? तो मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या है? वेयर देयर इज n नंबर ऑफ इनपुट्स एंड वन आउटपुट इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। वाईफाई यूजेस ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, यानी OFDM इज द वैलिड आंसर। क्लियर है? समझ में आ गया ये क्वेश्चन? तो वाईफाई के केस में क्या है? किस तरीके की मल्टीप्लेक्सिंग है? OFDM, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट, it is used to keep someone in the loop
और टू शेयर द सेम ईमेल विद देम। सेम ईमेल शेयर करना और लूप में रखना किसी को मेल के माध्यम से वाया मेल, दिस फीचर इज कॉल्ड व्हाट? इसे क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, दिस इज कॉल्ड सीसी। कार्बन कॉपी इज यूज्ड टू कीप समवन इन द लूप और टू शेयर द सेम ईमेल विद देम। फर्स्ट वन इज द वैलिड वन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन एमएस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट? 2019 के केस में जो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है वो कौन सा होता है? टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, एलिगेरियन या कैलिब्री? देखिए जितने भी नए वर्जन हैं उन सभी में कैलिब्री आपका क्या है, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है। लेकिन जितने भी पुराने आपके हैं, जैसे अगर यहां पर लिखा होता 2003 डॉक्यूमेंट, तो आंसर हो जाता है इस केस में टाइम्स न्यू रोमन, क्योंकि लेटेस्ट की बात हो रही है, तो आंसर क्या होगा, कैलिब्री होगा। नेक्स्ट देखिए, इट इज द कंप्यूटेशनल सेंटर ऑफ द सीपीयू। कह रहा है ये सीपीयू का कंप्यूटेशनल सेंटर है, जितनी भी कैलकुलेशन होती है, कंप्यूटेशन होती है, वो सब यहीं पर होती है। क्या है वो? रजिस्टर, एएलयू, फ्लिप फ्लॉप, मल्टीप्लेक्सर या कंट्रोल यूनिट? वेरी गुड, एंड दिस इज कॉल्ड एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, दैट इज कॉल्ड द कंप्यूटेशनल सेंटर ऑफ द सीपीयू। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सीपीयू वाया डैश। कह रहा है जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो सीपीयू से कनेक्ट होती हैं, किसके द्वारा? तो सीपीयू से जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं वो वाया केबल होती हैं, वाया बस होती हैं। तो आंसर क्या होगा, फोर्थ वन इज द वैलिड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बस इज यूज्ड टू कनेक्ट द मॉनिटर टू द सीपीयू? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। कह रहा है ऐसी कौन सी केबल है, कौन सी बस है जिसका इस्तेमाल करते हैं कनेक्ट करने के लिए मॉनिटर को सीपीयू के साथ या सीपीयू को मॉनिटर के साथ? तो आंसर यहां पर होगा SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस इज द वैलिड आंसर, यानी सेकंड यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, इट स्टोर द इमीडिएट डेटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। कह रहा है यहां पर आपका इमीडिएट डेटा स्टोर होता है जब कोई भी इंस्ट्रक्शन क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो ये जगह आपकी क्या कहलाती है, ALU, CU, रजिस्टर, MU या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही, ये जगह आपकी वैसे तो कैश मेमोरी होती है जो इमीडिएट डेटा का यूज करती है, लेकिन अगर कैशे ऑप्शन में ना हो तो आंसर क्या हो जाएगा, रजिस्टर। ठीक, तो इमीडिएट डेटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहां पर रैम भी हो सकता था, है ना। तो इमीडिएट के केस में रैम भी आंसर बन सकता है, कैशे भी बन सकता है और रजिस्टर भी। लेकिन जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको इमीडिएट डेटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन के केस में या तो रैम ऑप्शन में मिलेगा या रजिस्टर मिलेगा या कैशे मिलेगा। तो इन तीनों में से कुछ भी मिले, दैट इज कंसीडर्ड एज द वैलिड आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ देम इज आर वर्जन ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? इसमें से कौन से आपके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के वैलिड वर्जन है, कौन कौन से वर्जन है? सन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये यूनिक्स का है। सोलरिस, ये भी यूनिक्स का है। लाइनेक्स, ये भी यूनिक्स बेस्ड है। अल्ट्रिक्स, ये भी यूनिक्स बेस्ड है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ये सभी आपके यूनिक्स के ही क्या है, सब वर्जन्स हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू चेक स्पेलिंग? स्पेल चेक के लिए कौन सी फंक्शन की या कौन सी शॉर्टकट की का यूज होता है? तो देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आंसर होगा F7 इज यूज्ड फॉर स्पेल चेकिंग। देखिए एक होता है थेसोरस, तो थेसोरस के केस के लिए आंसर होगा शिफ्ट के साथ F7, लेकिन अगर स्पेलिंग चेक की बात हो तो आंसर क्या होगा, F7। नेक्स्ट देखिए, फाउंडर ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के पापा का नाम बताइए। मिस्टर लाइनस टोरवाल्ड इज नोन एज द फाउंडर ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आंसर होगा फोर्थ वन इज द करेक्ट वन। याद रखिएगा लाइनेक्स आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स की खास बात यह है कि ये काफी सिक्योर है और इसमें कोई भी वायरस एंटर नहीं हो सकता। तो आपसे अगर पूछें ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें वायरस एंटर नहीं हो सकता, तो आंसर इस केस में क्या बनेगा, लाइनेक्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ आईपी एड्रेस? कह रहा है आईपी एड्रेस का जो फॉर्मेट होता है वो कौन सा होता है, कितने बिट का होता है आईपी एड्रेस? तो आप जानते हैं आईपी एड्रेस आपके दो तरीके के होते हैं, एक IPv4 और एक IPv6। IPv4 32 बिट का और IPv6
128 बिट का। अब यहां पर आंसर क्या लगाएंगे? जब कुछ भी मेंशन ना हो तो आंसर आप लगाएंगे IPv4 के अकॉर्डिंग, यानी 32 बिट इज द करेक्ट वन। तो आंसर होगा फोर्थ वन। नेक्स्ट देखिए, वर्जन 6 ऑफ आईपी एड्रेस इज हाउ मेनी बिट्स। देखिए अब वर्जन 6 डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि IPv6 का एड्रेस क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 कितने बिट की होगी। तो आंसर होगा 128 बिट इज द वैलिड वन। तो आंसर है 128, मतलब सेकंड यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, ईच आईपी पैकेट मस्ट कंटेन, कह रहा है हर एक आईपी पैकेट में क्या होता है। अब देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल को जो पैकेट होता है उसमें सोर्स की इंफॉर्मेशन होगी और डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन होगी। तो इसका मतलब सोर्स एड्रेस होगा और डेस्टिनेशन एड्रेस होगा। तो आंसर क्या है यहां पर? सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड वन। देखिए फोर्थ में कह रहा था सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस, यानी या तो सोर्स का होगा या डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा ना, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का एड्रेस होगा। तो आंसर क्या है? सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दी लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन दी मैक एड्रेस। मैक एड्रेस में कितनी बिट होती हैं? तो अभी तक आप लोगों ने ये जान लिया है कि IPv4 32 बिट का, IPv6 128 बिट का, और मैक एड्रेस कितने बिट का? वेरी गुड, दैट इज 48 बिट। यानी आंसर होगा यहां पर सेकेंड वन, 48 बिट इज द करेक्ट वन। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है, NIC कार्ड पर होता है, 48 बिट का होता है, और ये एक ऐसा एड्रेस है जो चेंज नहीं हो सकता, दैट कैन नेवर बी चेंज। नेक्स्ट, टू मेक एड्रेसेस मोर रीडेबल IPv6 स्पेसिफाई विच नोटेशन। कह रहा है IPv6 जो होता है वो किस फॉर्म में होता है। देखिए IPv6 की बात करें या बात करें मैक एड्रेस की, तो ये हेक्साडेसिमल नोटेशन यानी हेक्साडेसिमल कॉलन के फॉर्मेट में ही होता है। तो आंसर क्या होगा? दिस इज हेक्साडेसिमल कॉलन। तो आई होप सो कि ये 101 यानी 101 क्वेश्चन कि जो शगुन के फॉर्म में जो डिस्कस किए गए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। क्या आपको ये सेशन पसंद आया? क्या कितने क्वेश्चन आप इसमें से कर पाए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी सेशन कैसा लगा है ना, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है या आपको लग रहा है कि क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं, तो आप ड्रीम बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो इंश्योर करता है कि अगर आपने एक बार 35 लेक्चर्स को देख लिया या इनकी PDF आपने रीड कर ली तो ये गारंटी है सचिन अरोड़ा सर की कि एक भी नंबर आपसे मिस नहीं होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू गाइस।